हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग रैग की एक और एडवांस टेक्नीक कवर करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर पिछले वीडियो में हमने सी रैग एज़ इन करेक्टिव रैग कवर किया था और इस वीडियो में हम एक दूसरी टेक्नीक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ रैग, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नीक और ये एडवांस रैग में ही आता है। और धीरे-धीरे मेरा प्लान यही है कि मैं और जो भी एडवांस टेक्नीक्स हैं रैग में, वो भी कवर करते जाऊँ। और इस वीडियो में हम सेल्फ रैग को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेल्फ रैग का थ्योरी पढ़ाऊँगा, व्हाई इज़ इट नीडेड, एग्ज़ैक्टली कॉन्सेप्चुअली क्या-क्या रहता है इस पर्टिकुलर टेक्नीक में और लास्ट में फिर से हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह लैंग्राफ में इस पूरी टेक्नीक को कोड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? सो ऑन द होल वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई वुड मेक श्योर कि आपको सब कुछ समझ में आए बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सो दैट्स इट, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस वीडियो को शुरू करने के पहले आपके लिए एक क्विक डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो देखने के पहले आपको रैग के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपने पास्ट में रैग का आर्किटेक्चर पढ़ रखा हो और इफ़ पॉसिबल आपने कुछ बेसिक एप्लीकेशंस भी बना रखे हों, क्योंकि अगर आपको रैग ही नहीं पता तो फिर आप सेल्फ रैग बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो इफ़ यू आर समवन जिसको अभी रैग के बारे में नहीं पता है तो आई वुड रिकमेंड मेरे चैनल पे लैंगचेन जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने रैग को बहुत डिटेल में कवर किया है, थियोरेटिकली भी किया है, प्रैक्टिकली भी किया है कोड लिख करके। तो आई वुड रिकमेंड इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ो, एक बार जाके वो वीडियोस देखो और फिर आके इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तब आप इस वीडियो को सेल्फ रैग को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे, ठीक है? तो नाउ दैट द डिस्क्लेमर इज़ क्लियर, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे टिपिकल स्टाइल में, जहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द वाई, कि सेल्फ रैग जैसा आर्किटेक्चर एग्जिस्ट क्यों करता है। अगर ट्रेडिशनल रैग है तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल रैग में कि सेल्फ रैग जैसे आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ी। ये पॉइंट हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो प्रिसाइजली देर आर थ्री मेन प्रॉब्लम्स विथ ट्रेडिशनल रैग। हम एक एक करके इन तीनों को कवर करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रैग रिट्रीव्स इवन व्हेन रिट्रीवल इज अननेसेसरी। और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपने एक छोटा सा रैग चैटबॉट बनाया। ये एक बहुत स्पेशल चैटबॉट है आज जो आपने बच्चों के लिए बनाया। आपने इस चैटबॉट को बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया बुक्स प्रोवाइड कर दी सो दैट बच्चे आकर के इससे चैट करें और अलग अलग फैक्ट्स रिट्रीव कर पाएँ, ठीक है? बट फिर एक बच्चा आया और उसने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट। अब ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको किसी इंसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एलएलएम है उसका जो पैरामेट्रिक नॉलेज है जो उसको ट्रेनिंग से मिला, उस नॉलेज के बेसिस पे भी एलएलएम आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपने इस एलएलएम को एक रैग चैटबॉट के अंदर फिट कर रखा है, बिकॉज ऑफ विच पहले क्या होगा, पहले रिट्रीवल होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स फेच करके लाए जाएंगे। तो हो सकता है कि ये रिट्रीवल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पहला चंक आया, उसमें लिखा हुआ है अ मिनट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है? फिर एक और चंक आया, उसमें ये लिखा हुआ है इन सम कॉन्टेक्स्ट अ मिनट कैन कोलोक्वली मीन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये शायद किसी हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया से निकल के आया। फिर चंक सी में लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यूनिट्स इवॉल्व्ड हिस्टोरिकली, अगेन किसी और इंसाइक्लोपीडिया से ये चंक निकल के आया। अब हमारे एलएलएम को क्या करना है, इन तीनों चंक्स के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एलएलएम ये आंसर दे, अ मिनट टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ अबाउट 60 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो दो प्रॉब्लम्स हुई हैं। पहली प्रॉब्लम ये हुई है कि बिकॉज एलएलएम को ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता था बट उसको ऊपर से और एडिशनल चीज़ें बताई गई, उसकी वजह से जो उसका आंसर निकल के आया था वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, नॉट सो कॉन्फिडेंट। इसीलिए आप देखो एक सिंपल से आंसर के लिए वो टिपिकली, अबाउट, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट जैसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, बिकॉज वो थोड़ा सा इट्स नॉट रियली श्योर। बिकॉज अब ये क्वेश्चन आ गया कि भाई पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं या एक्चुअली सेकेंड और मिनट की बात हो रही है। तो पहला प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अननेसेसरीली एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट ऐड करने से जो मॉडल है वो थोड़ा अनश्योर हो जा रहा है और आंसर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं आ रहे। सेकंड, कंप्यूटेशन का फालतू में हम वेस्टेज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आसानी से आंसर किया जा सकता था बट हमने पहले रिट्रीवल किया, रिट्रीवल के बेसिस पे जनरेशन किया। तो यू गेट द आइडिया, देर आर सर्टेन सिनारियोज जहाँ पे एक रैग चैटबॉट को अननेसेसरीली रिट्रीवल करने की ज़रूरत नहीं होती।
वो डायरेक्टली मॉडल के पैरामीट्रिक नॉलेज से आंसर निकाल के दे सकता है। बट ट्रेडिशनल रैग में क्वेश्चन कैसा भी हो, रिट्रीवल आपको करना ही पड़ता है। और इस चीज़ के लिए एक टर्म भी दिया गया है, इसको बोला जाता है इनडिस्क्रिमिनेंट रिट्रीवल, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू इज़ कि जो आपका ट्रेडिशनल रैग होता है ना, वो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। सो मान लो ये क्वेश्चन पूछा आपके एक यूज़र ने, व्हाट कॉजेज डायबिटीज़, और जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट आया उसमें ये लिखा हुआ है, डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स हाउ द बॉडी प्रोसेसेस ब्लड शुगर। यहाँ पे कॉज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे इफ़ेक्ट की बात की जा रही है कि डायबिटीज़ का असर क्या होता है। तो अब सिंस हमारे एलएलएम को हम फोर्स कर रहे हैं कि इस चंक के बेसिस पे आंसर करो, तो हो सकता है आपका एलएलएम कुछ ऐसा आंसर करे, डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय प्रॉब्लम्स इन हाउ द बॉडी प्रोसेसेस ब्लड शुगर। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, फैक्चुअली भी सही नहीं है और लॉजिकली भी थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है। बट ये आंसर इसलिए गलत आया बिकॉज आपने ये रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट पकड़ाया एलएलएम को और बोला इसको देख के क्वेश्चन को आंसर करो, राइट। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि फिर ये डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुआ ही क्यों। अब डॉक्यूमेंट का जो रिट्रीवल होता है वो सिमेंटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पे होता है कि मीनिंग थोड़ा सा मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन में डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ के बारे में क्वेश्चन था, तो ये रिट्रीव डॉक्यूमेंट भी डायबिटीज़ से रिलेटेड है, तो इसीलिए फैच होके आ गया। अब फैच होके आ गया तो अब इसके बेसिस पे आंसर करना मजबूरी है एलएलएम की, एंड दैट इज़ वाई वो कर रहा है और आंसर सही नहीं निकल के आ रहा है। तो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर टू, दैट रैग ब्लाइंडली ट्रस्ट रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। एंड प्रॉब्लम नंबर थ्री इज कि रैग डजेंट वेरीफाई इट्स ओन आंसर्स। एक बार रैग ने आंसर दे दिया, जैसे कि उसने ये आंसर दे दिया, उसके बाद ये उसको वेरीफाई भी नहीं करता है, यही फाइनल आंसर बन जाता है जो आप यूज़र को दिखा देते हो। बट आइडियली एक बार आंसर जनरेट होने के बाद किसी तरीके का चेक होना चाहिए कि जो आंसर मैं जनरेट कर रहा हूँ क्या सच में वो सही है, या फिर हेल्यूसिनेशन है, या फिर गलत आंसर है। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स विथ द ट्रेडिशनल रैग आर्किटेक्चर, जिनको सेल्फ रैग सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कैसे, तो वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। गाइज अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ रैग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, इसको एक बार रीड आउट करते हैं। सेल्फ रैग स्टैंड्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्टिव रैग, वेयर द एलएलएम एक्टिवली जजेस इट्स ओन रिट्रीवल एविडेंस एंड आंसर्स इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली ट्रस्टिंग रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स। सो जो डेफिनेशन है वो काफ़ी एक्यूरेट है। मैं अगर आपको और थोड़े सिंपल शब्दों में बताऊँ तो सेल्फ रैग का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली सेल्फ रैग में होता है क्या है कि आप हर स्टेप पे खुद ही को जज करते हो। जो रैग आर्किटेक्चर आपका है वो हर स्टेप पे अपने ही एक्शंस को जज करता है कि उसने चीज़ें सही से की या नहीं। और वो प्रिसाइजली चार इंपॉर्टेंट सवालों का आंसर करने की कोशिश करता है। सबसे पहला सवाल, क्वेरी को देखते ही वो सबसे पहले ये पूछता है कि क्या इस क्वेरी के लिए रिट्रीवल की ज़रूरत है भी या नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं क्या सारे के सारे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन दैट सेल्फ रैग आंसर्स। थर्ड क्वेश्चन, इज द जनरेटेड रिस्पॉन्स ग्राउंडेड इन रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए, अब वो डॉक्यूमेंट्स हमने एलएलएम को दे दिए और हमने बोला कि इस क्वेश्चन को देखो और इन डॉक्यूमेंट्स को देखो और इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखो। अब जो आंसर जनरेट हुआ क्या उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सब कुछ रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट से ही उठाई गई हैं, या फिर एलएलएम ने खुद से अपने लेवल पे कुछ फैब्रिकेट कर दिया, कुछ हेल्यूसिनेट कर दिया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका क्वेश्चन था, यूज़र का क्वेश्चन था, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एक्स, और ये रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला डॉक्यूमेंट है दैट ड्रग एक्स इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर हाइपरटेंशन। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आप रिट्रीव करके लाए उसमें लिखा हुआ है क्लिनिकल ट्रायल्स रिपोर्ट माइल्ड डिजीनेस एंड नोजिया एज ऑब्जर्व्ड साइड इफ़ेक्ट्स।
अब आपने क्या किया, ये क्वेश्चन और ये डॉक्यूमेंट्स अपने एलएलएम को दे दिया और बोला कि आंसर जनरेट करो। अब आपके एलएलएम ने ये आंसर जनरेट किया, ड्रग एक्स में कॉज डिजनेस, nausea, fatigue and headaches, especially in older patients। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जनरेटेड रिस्पॉन्स में डिजनेस एंड nausea ये डॉक्यूमेंट से आ रहा है, बट ये जो है कि फटीग भी होता है, हेडेक्स भी होता है, स्पेशली इन ओल्डर पेशेंट्स, ये एलएलएम ने अपने लेवल पे खुद से फैब्रिकेट कर दिया। क्यों फैब्रिकेट किया? बिकॉज उसने अपने पैरामेट्रिक नॉलेज में झांक के देखा तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में डिजनेस, नोजिया के साथ साथ फटीग और हेडेक भी आता है। दैट इज़ वाई उसने सोचा कि शायद ये भी मुझे अपनी साइड से ऐड कर देना चाहिए, इससे आंसर और अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हेल्यूसिनेशन। हमने आपको जो एविडेंस दिया जिसके बेसिस पे आपको आंसर जनरेट करना था, आपने कंप्लीटली सिर्फ उसके बेसिस पे आंसर ना जनरेट करके यू फैब्रिकेटेड सम एक्स्ट्रा एविडेंस ऑन योर ओन। दिस इज व्हाट हेल्यूसिनेशन इज। सो सेल्फ रैग हेल्यूसिनेशन के अगेंस्ट भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेरा मॉडल किसी भी लेवल पे हेल्यूसिनेट कर रहा है या नहीं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डज द रिस्पॉन्स एक्चुअली आंसर्स द यूजर्स क्वेश्चन। जो फाइनल रिस्पॉन्स आया है, क्या वो यूज़र का क्वेश्चन सही से आंसर कर भी रहा है या नहीं। तो मान लो यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा, वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, और रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ आया दैट आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अब सिंस एलएलएम को रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आंसर करना है, तो उसने ये आंसर किया, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर दैट अकर्स एट लो टेम्परेचर्स। अब उसने इस रिट्रीव डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आंसर तो कर दिया, बट अगर आप ये सवाल पूछो कि क्या ये आंसर इस क्वेश्चन को आंसर करता है, तो द आंसर इज नो। तो सेल्फ रैग को ये पता चल जाएगा कि मैंने जो आंसर जनरेट किया वो क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन यूएसपी ऑफ सेल्फ रैग। सेल्फ रैग इज conscious, not like in a very conventional way of saying conscious, but it is very रिफ्लेक्टिव, सेल्फ रिफ्लेक्टिव। वो हर स्टेप पे खुद से क्वेश्चन पूछता रहता है कि क्या मैं जो अगली चीज़ कर रहा हूँ सही है या नहीं है, और उसके बेसिस पे वो अपने एक्शंस को मॉडिफाई करता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आर्किटेक्चर। तो आई नो आपको बेसिक लेवल पे आई गेस समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ सेल्फ रैग, और आपके दिमाग में ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में कैसे इंप्लीमेंटेड है। तो नेक्स्ट मैं वही करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हाउ सेल्फ रैग आर्किटेक्चर इज़ बिल्ट। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स सी चीज़ ही आपका सेल्फ रैग का आर्किटेक्चर है। अब आई नो इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा जा रहा होगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी लॉजिकल। स्पेशली अगर आपने पास्ट में इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर रखा है, लैंग्राफ के साथ आपने काम कर रखा है, तो यू विल एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको बनाना कैसे है। तो व्हाट आई विल डू इज़ फर्स्ट आई विल गिव यू अ कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ऑफ दिस आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स, और फिर हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे लैंग्राफ के अंदर, ठीक है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर इस जगह पे हमारा यूज़र हमें क्वेश्चन देता है, ठीक है। मान लो हमने कंपनी के लिए चैटबॉट बनाया है ताकि कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम रिट्रीव करवा पाएँ। तो यहाँ पे यूज़र हमसे क्वेश्चन पूछेगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है सेल्फ रैग में, कि आप उस क्वेश्चन को देखते हो और आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि क्या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे रिट्रीवल की ज़रूरत है भी या नहीं, या फिर मेरा मॉडल डायरेक्टली आंसर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पेड लीव डेज डू एम्प्लॉयज़ एट आर कंपनी गेट पर ईयर, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर निकालने के लिए मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना पड़ेगा। बट अगर लेट्स से यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ही इज़ अ फ्रेशर, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज़ अ पेड लीव, तो अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं एलएलएम के पैरामेट्रिक नॉलेज के बेसिस पे आंसर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर किया जा रहा है। हम सिंपली क्वेश्चन को देख के पूछ रहे हैं क्या इसके लिए रिट्रीवल चाहिए या नहीं। अगर रिट्रीवल नहीं चाहिए तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सीधे एलएलएम के पास भेजेंगे, एलएलएम उसका एक डायरेक्ट आंसर जनरेट करेगा और फ्लो खत्म हो जाएगा, इट विल एंड। बट
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें रिट्रीवल की ज़रूरत है, तो हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे, जहाँ पे हम रिट्रीव करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर स्टोर के अंदर से। ठीक है, अब इस स्टेप में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आ गए। अब हम जाएंगे अगले स्टेप में, और यहाँ पर हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आए हैं, क्या हर डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। मान लो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स आए, D1, D2, D3, तो आप हर डॉक्यूमेंट को ये सवाल पूछोगे कि क्या तुम रेलेवेंट हो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या नहीं। जो जो डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट होंगे सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमने ये डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए। ठीक है, क्वेश्चन अगेन यही था, हाउ मेनी पेड लीव्स डू एम्प्लॉयज़ एट आर कंपनी गेट पर ईयर। तो 3 डॉक्यूमेंट्स फेच होके आए। पहला डॉक्यूमेंट है, द कंपनी ऑब्जर्व्स 12 पब्लिक हॉलीडेज ईच ईयर। दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट है, एम्प्लॉयज़ में वर्क रिमोटली अप टू 2 days पर वीक। लीव रिक्वेस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ रिपोर्टिंग मैनेजर। अब अगर आप ध्यान से इन तीनों रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दीज आर नॉट रेलेवेंट। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो आप सीधे सीधे ये प्रिंट कर दोगे, दैट नो आंसर फाउंड, और आपका फ्लो टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आंसर कर सकता है, रेलेवेंट है, तो फिर आप अगले स्टेप पे जाओगे, जहां पे आप उस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आंसर जनरेट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेकंड सिनेरियो लेते हैं जहां पे हमारे 3 रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स ये थे। पहला है, ऑल फुल टाइम एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू 24 पेड लीव्स पर कैलेंडर ईयर। Second document is, employees may take different types of leaves including sick leave and casual leave. And document number C is, leave approval is managed through HR portal. तो आप कह सकते हो कि पहला वाला तो बहुत ही रेलेवेंट है, डायरेक्टली इससे आंसर निकाला जा सकता है। दूसरा वाला भी काइंड ऑफ रिलेटेड है, आई कैन नॉट से कि एग्जैक्टली पूरी तरह से इरेलीवेंट है। थर्ड वाला आप बोल सकते हो इरेलीवेंट है। तो सिंस इस सिनारियो में एटलीस्ट वन रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट इज रेलेवेंट, दैट इज वाई आप क्या करोगे, आप अगले नोड के पास जाओगे और आप रेलेवेंट वाले डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आंसर जनरेट करोगे, और हो सकता है आपका मॉडल कुछ ऐसा आंसर जनरेट करे, दैट ऑल फुल टाइम एम्प्लॉयज एट आर कंपनी आर एंटाइटल्ड टू 24 पेड लीव्स पर कैलेंडर ईयर। तो आई होप आपको यहाँ तक का फ्लो तो समझ में आ रहा है। अब एक बार आंसर के जनरेट हो जाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे आंसर में किसी भी टाइप का हेल्यूसिनेशन है कि नहीं। हेल्यूसिनेशन होने का सिंपल मतलब ये है कि जो आंसर मॉडल ने जनरेट किया है, उस आंसर में प्रेजेंट हर फैक्ट हमारे रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट से ही आना चाहिए। हमारे आंसर में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुद से फैब्रिकेट हुआ है और डॉक्यूमेंट से ना आया है। So there are 3 possibilities. The first possibility is कि जो आंसर निकल के आया है, जो आंसर जनरेट हुआ है, वो फुली सपोर्टेड है। फुली सपोर्टेड होने का मतलब एक ऐसा आंसर जिसमें प्रोवाइडेड हर फैक्ट गिवन डॉक्यूमेंट से ही निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये फर्स्ट आंसर देखो, तो दिस इज अ फुली सपोर्टेड जनरेटेड आंसर। यहाँ पे लिखा आ रहा है 24 पेड लीव्स, और वो इस डॉक्यूमेंट से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी और फैक्ट नहीं है जो इस डॉक्यूमेंट से बाहर का हो, या इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बाहर का हो। ठीक है, फिर आता है सेकंड केस। सेकंड केस होता है एक ऐसा आंसर जो पार्शली सपोर्टेड है। पार्शली सपोर्टेड होने का मतलब कि कुछ फैक्ट्स रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट से आ रहे हैं, बट कुछ फैक्ट्स मॉडल ने खुद से फैब्रिकेट कर दिए, खुद से जनरेट कर दिए, क्योंकि उसको लगा कि वो आंसर का पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला देखो आप, सेकेंड आंसर, ऑल फुल टाइम एम्प्लॉयज रिसीव 24 लीव्स पर ईयर विच इंक्लूड्स सिक लीव्स एंड कैजुअल लीव्स।
एंड दीज लीव्स आर मैनेज थ्रू HR पोर्टल। अब यहाँ पे उसने क्या देखा, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को देखा और उसके बेसिस पे उसने ये खुद से फैब्रिकेट कर दिया कि ये 24 पेड लीव्स के अंदर सिक लीव्स और कैजुअल लीव्स दोनों आती है। बट ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स में बताई नहीं गई है, ये कोरिलेशन डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉडल ने खुद से बना दिया इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को देख के। तो दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शली सपोर्टेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर थर्ड आता है नो सपोर्ट। ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा आंसर जिसमें सारे के सारे फैक्ट्स कंप्लीटली खुद से जनरेटेड है LLM के, डॉक्यूमेंट से कुछ भी नहीं आ रहा, रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट से कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ये वाला देखो, एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड फॉर 30 पेड लीव्स पर ईयर विथ एडिशनल कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट्स। अब ये दोनों जो फैक्ट्स हैं वो ना इस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है, ना इसमें करता है, ना इसमें करता है। ये सब कुछ, ये पूरा आंसर मॉडल ने खुद से फैब्रिकेट किया है। तो दिस इज लाइक अ प्रॉपर हेलुसिनेशन केस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक नोड होता है जो जो जनरेटेड आंसर है उसको चेक करता है कि वो फुली सपोर्टेड है, पार्शली सपोर्टेड है, या फिर एकदम ही नो सपोर्ट है, एज इन पूरा हेलुसिनेट कर रहा है। अगर फुली सपोर्टेड है, मतलब हर फैक्ट हर क्लेम रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट से आया है, तो आप उस आंसर को एक्सेप्ट करके आगे भेज देते हो नेक्स्ट स्टेप के पास। बट अगर आपका आंसर पार्शली सपोर्टेड है या फिर नो सपोर्ट है, इन दैट केस आप क्या करते हो, इन दोनों टाइप के आंसर्स को अगले नोड के पास भेजते हो जो कि है रिवाइज आंसर। रिवाइज आंसर में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हो और आप बोलते हो कि देखो, इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मेरे मॉडल ने ये आंसर जनरेट किया है और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो तुम उन फैक्ट्स को हटाओ। बेसिकली हम इस रिवाइज आंसर वाले प्रॉम्प्ट में पार्शली सपोर्टेड और नो सपोर्ट को फुली सपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेलुसिनेशन को ट्रीट करने वाला स्टेप। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि रिवाइज आंसर अपना काम करने के बाद, नया आंसर जनरेट करने के बाद वापस उस आंसर को प्रीवियस स्टेप में भेजता है। इन अ वे यहाँ पर एक लूप चल रहा है। ऊपर वाले नोड ने चेक किया कि पार्शली सपोर्टेड है या नो सपोर्टेड है, तो उसने रिवाइज आंसर के पास भेजा। रिवाइज आंसर ने फिर से नया आंसर जनरेट किया और वापस चेक करने के लिए यहाँ पे भेजा। तो ये लूप में चलता रहेगा और जैसे ही फाइनली हमें एक आंसर आंसर मिल जाएगा जिसमें फुली सपोर्टेड क्लेम्स हैं, तो फिर हम ये पाथ छोड़ करके एक्सेप्ट आंसर वाले पाथ में आ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गया। आई रियली होप वो ग्राफ देख के भी आपको समझ में आ रहा है। और ये इनफाइनाइट लूप ना बने, इसके लिए यहाँ पे आप कुछ ब्रेकिंग कंडीशन डाल सकते हो, जैसे मैक्स ट्राइज कितने होंगे, 5 बार से ज़्यादा ट्राई मत करना, 10 बार से ज़्यादा ट्राई मत करना। ऐसा करके आप इस कंडीशन को ब्रेक कर सकते हो, इस लूप को ब्रेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। एक बार जब हमें ऐसा आंसर मिल गया जो फुली सपोर्टेड है, विच मीन्स कि वो ज़रा भी हेलुसिनेट नहीं कर रहा, तो अब हम उस आंसर को एक और चीज़ के लिए चेक करते हैं और वो चीज़ है उसकी यूज़फुलनेस। हम ये चेक करते हैं कि जो आंसर फाइनली जनरेट होके आया, क्या वो सच में क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यूज़फुल है भी या नहीं। अब देखो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर हेलुसिनेशन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आंसर तो यूज़फुल ही होगा ना। ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन सकता है जहाँ पे आपका जो आंसर जनरेट हुआ है उसमें कोई हेलुसिनेशन नहीं है, विच मीन्स कि जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट से ही उठाए जा रहे हैं, बट स्टिल आपका आंसर क्वेश्चन को सही से जस्टिफाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये आपके रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया पेड लीव्स कितना है, यहाँ पे बताया गया है कि आप सिक लीव और कैजुअल लीव ले सकते हो, यहाँ पे बताया गया कि HR पोर्टल से आप ये सारा काम कर सकते हो। बट आपका आंसर ये जनरेट हुआ, समहाउ आपके मॉडल ने पहला वाला डॉक्यूमेंट कंप्लीटली इग्नोर मार दिया और उसने ये आंसर जनरेट किया। एम्प्लॉयज में टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव सच एज सिक लीव एंड कैजुअल लीव्स एंड लीव रिक्वेस्ट आर मैनेज थ्रू HR पोर्टल। अब ये जो आंसर है ना,
ये फैक्चुअली करेक्ट है, मतलब इसमें कोई हेलुसिनेशन नहीं है, सारे क्लेम्स एविडेंस के बेसिस पे ही हैं, कुछ भी एलएलएम ने अपने बेसिस पे अपने लेवल पे फैब्रिकेट नहीं किया है। बट क्या ये आंसर जस्टिफाई करता है क्वेश्चन को? द आंसर इज नो। तो अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इज यूज वाले स्टेप में वी चेक कि जो आंसर जनरेट हुआ है क्या वो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर जस्टिफाई कर रहा है तो हम उसको एंड पे ले जाएंगे और यूज़र को दिखा देंगे। बट अगर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इन दैट केस हम क्या करेंगे कि हम यूज़र के इनिशियल क्वेश्चन को रीराइट करेंगे और वापस एकदम पीछे जाएंगे रिट्रीव वाले स्टेज में, और वहाँ से हम फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम नए डॉक्यूमेंट्स फैच करके लाएंगे, नए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम चेक करेंगे नए डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है कि नहीं, और रेलेवेंट वाले डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आंसर जनरेट करेंगे। आंसर जनरेट होने के बाद हेलुसिनेशन चेक करेंगे, हेलुसिनेशन चेक होने के बाद फिर से चेक करेंगे कि जो जनरेटेड आंसर है क्या वो यूज़फुल है कि नहीं, और ये लूप चलता रहेगा। अब ये इनफाइनाइट लूप ना बने इसलिए यहाँ पे भी आप एक कंडीशन डाल सकते हो 5 या 10 बार चलाने का, और अगर 5-10 बार चलाने के बाद भी आंसर यूज़फुल नहीं लग रहा है तो हम ये थर्ड पाथ में जाएंगे और हम बोलेंगे नो आंसर फाउंड, और आपका फ्लो ख़त्म हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ सेल्फ रैग वर्क्स। अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं तो हम ये चारों क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं। रिट्रीवल होना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले आंसर हो रहा है। क्या रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है कि नहीं, ये भी हम आंसर कर रहे हैं। क्या जनरेटेड रिस्पॉन्स ग्राउंडेड है, ये हम चेक कर रहे हैं इस सपोर्टेड की हेल्प से। क्या रिस्पॉन्स सच में आंसर कर रहा है यूज़र का क्वेश्चन, ये हम चेक कर रहे हैं इस यूज़फुल के हेल्प से। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ द आर्किटेक्चर इज़ प्लान्ड फॉर सेल्फ रैग। तो आई रियली होप आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थ्योरेटिकली एटलीस्ट समझ में आ गया कि ये आर्किटेक्चर काम कैसे कर रहा है और कैसे ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रैग से बेटर है। अब हम क्या करेंगे, इस आर्किटेक्चर को बिल्ड करेंगे लैंग्राफ के अंदर। ठीक है, और कोड करने के पहले दो चीज़ें बस आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं डायरेक्टली आपको पूरा एंड टू एंड कोड दिखा दूंगा और बोलूँगा कि दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ सेल्फ रैग। इंस्टेड हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे, पहला फीचर ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा। तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आपके दिमाग में ये आइडिया प्लांट होगा। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि मैं जो कोड आपको दिखाने वाला हूँ वो ओरिजिनल पेपर से थोड़ा डिफरेंट है। ओरिजिनल पेपर में उन्होंने अलग टाइप का मॉडल यूज़ किया था, अपने हिसाब से उसको फाइन ट्यून किया था और उसके बेसिस पे ही पूरा आर्किटेक्चर बिल्ड किया था। हम जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वहाँ पे हम कोई फाइन ट्यून मॉडल ना ले करके ओपन एआई के एलएलएम्स को यूज़ करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट होगा हमारा कोड, बट जो भी कोर आइडियाज़ हैं सेल्फ रैग के वो सब हम कवर करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम है, बट जो फाइनर माइन्यूट डिटेल्स हैं वो डिफरेंट है, ये मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ। मैं एक काम और करूँगा, मैं ओरिजिनल पेपर का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक करना, और एक बार वीडियो देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप उसको भी थोड़ा बहुत समझ पाओगे। ठीक है, तो नाउ दैट ये पूरा थ्योरी हमने कवर कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी चीज़ को कोड करते हैं लैंग्राफ में। सो गाइज, जैसा मैंने बोला कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को हम एक साथ कोड नहीं करेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में मेरा प्लान है कि मैं इस पूरे आर्किटेक्चर का बस इतना पार्ट बनाऊंगा जितना आपको इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिख रहा है। सो इट विल बी दिस सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर, जहाँ पे हमें स्टार्ट में यूज़र एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन को हम एक नोड के पास भेजेंगे। इस नोड का काम बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को देखना और ये डिसाइड करना कि इस क्वेश्चन को क्या हम डायरेक्टली एलएलएम के पैरामीट्रिक नॉलेज से आंसर कर सकते हैं या फिर हमें डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दिस नोड्स डिसीजन या तो हम इस राउट में जाएंगे या तो इस राउट में जाएंगे। अगर डायरेक्टली जनरेट करने का ऑप्शन आता है तो हम डायरेक्ट जनरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एलएलएम। रिट्रीव करने का ऑप्शन आता है तो हम रिट्रीव करेंगे बट अभी जनरेट नहीं करेंगे। बेसिकली आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा लेकिन उन डॉक्यूमेंट से आंसर अभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस सेल्फ रैग आर्किटेक्चर। तो कोड मैंने लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो
इस बार मैंने क्या प्लान किया है कि हम एक कंपनी के लिए रैग चार्टबॉट बना रहे हैं और हमारे पास कंपनी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक हाइपोथेटिकल कंपनी है, नेक्सा एआई सॉल्यूशंस बोल के, जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। तो सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल है, जहाँ पे कंपनी का ओवरव्यू दिया गया है, कितने कब बनी थी कंपनी, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, विजन क्या है, मिशन क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या है, फाउंडर के बारे में बताया गया है और लीडरशिप टीम के बारे में बताया गया है। देन वी हैव कंपनी पॉलिसीज़, जहाँ पे हमने एचआर पॉलिसीज़, लीव पॉलिसी, वर्क प्लेस कंडक्ट, डिसिप्लिनरी एक्शंस इतना डाल रखा है। एंड वी ऑल्सो हैव अ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग पेज, जहाँ पे नेक्सा एआई सॉल्यूशंस के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, अलॉन्ग विथ उनका प्राइसिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे वी आर बिल्डिंग अ चैटबॉट, रैग चैटबॉट। तो कोड बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे हमने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को लोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट स्प्लिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट मैंने चंक साइज़ 600 रखा है, चंक ओवरलैप 150 रखा है। मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये नंबर्स मुझे बेस्ट रिजल्ट दे रहे थे। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस स्टेप में हम दो काम कर रहे हैं। पहला, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को हम वेक्टर स्टोर में एम्बेड कर रहे हैं, और सेकंड, हम एक रिट्रीवर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसकी हेल्प से हम रिट्रीवल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस स्टेप में हमने एक एलएलएम बनाया। उसके बाद हमने अपना स्टेट डिफाइन किया। स्टेट में देखो क्या क्या है। क्वेश्चन जो यूज़र पूछेगा, नीड रिट्रीवल, ये एक बूलियन की है जिसमें येस और नो आएगा, जिसके बेसिस पे हम राउटिंग करेंगे। डॉक्स, जहाँ पे हम रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करेंगे, और फाइनल आंसर जो हम यूज़र को दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका ये पूरा का पूरा कोड। हम सबसे पहले बनाएंगे ये डिसाइड रिट्रीवल वाला नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक पाइडेंटिक स्कीमा बना रहे हैं शुड रिट्रीव बोल के। तो हम अपने मॉडल को फोर्स कर रहे हैं कि इस स्कीमा में वो हमें आंसर बताए, येस और नो। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू इफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू आंसर रिलायबली, एल्स फॉल्स। उसके बाद ये हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना दिया, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। यू डिसाइड वेदर रिट्रीवल इज नीडेड, रिटर्न जेसॉन दैट मैचेस दिस पर्टिकुलर स्कीमा। गाइडलाइंस क्या है, शुड रिट्रीव ट्रू होगा इफ आंसरिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक फैक्ट साइटेशंस और इन्फो लाइकली नॉट इन द मॉडल। एंड फॉल्स तब होगा जब जनरल एक्सप्लेनेशन होगा, डेफिनेशन चाहिए होगा या रीजनिंग चाहिए होगा। इफ़ अनश्योर चूज़ ट्रू। ठीक है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो ट्रू चूज़ कर लेना। यहाँ पे हम अपना यूज़र का क्वेश्चन इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ऐड कर दिया हमारे एलएलएम में, और ये रहा हमारा छोटा सा नोड का कोड। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम सिंपली स्ट्रक्चर्ड एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं विथ दिस प्रॉम्प्ट, और वहाँ से ट्रू या फॉल्स आ रहा है उसको हम डिसीजन में स्टोर कर रहे हैं, और नीड रिट्रीवल में उस डिसीजन को फाइनली डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला प्रॉम्प्ट, ये वाला नोड क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टली, जो जनरेट करवाएगा एलएलएम से। तो यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, आंसर द क्वेश्चन यूजिंग योर जनरल नॉलेज, डू नॉट अज्यूम एक्सेस टू एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यू आर अनश्योर और आंसर रिक्वायर स्पेसिफिक सोर्सेज, से आई डोंट नो बेस्ड ऑन माई जनरल नॉलेज। यहाँ पे हमने क्वेश्चन इंसर्ट करा दिया। सिंपल सा ये आपका फंक्शन है, जहाँ पे हम इस एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं, पलट के हमें आंसर मिल रहा है, उसका कंटेंट हम आंसर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिट्रीव वाला नोड, विच इज़ दिस वन, जो कि बहुत ही सिंपल है। हम सिंपली रिट्रीवर डॉट इन्वोक कर रहे हैं और क्वेश्चन भेज दे रहे हैं। ठीक है, और फाइनली एक राउटिंग के लिए हमने फंक्शन बना रखा है जो सिंपली ये बोल रहा है कि अगर रिट्रीवल की ज़रूरत है तो रिट्रीव पे जाओ, नहीं तो जनरेट डायरेक्ट पे जाओ। यहाँ पे हमने अपना क्या किया, नोड्स डिफाइन कर दिए, यहाँ पे हमने अपने एजेस डिफाइन कर दिए, जिससे हमें ये एग्जैक्ट सेम ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने पूछा हु इज़ द सीईओ ऑफ नेक्सा एआई, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिट्रीवल है वो चाहिए पड़ेगा। दैट इज़ वाई कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आंसर जनरेट नहीं करा रहे। बट अगर आप नीड रिट्रीवल पे जाओगे तो यू विल सी दैट इट इज़ ट्रू। ठीक है, और डॉक्स पे अगर आप जाओगे तो यू विल सी कि यहाँ पे डॉक्स में रिट्रीव हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई भी देगा
कि हु इज़ द CEO, आर ऑफ मैथा इज़ द CEO, ये सब आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई और क्वेश्चन डालूँ जैसे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो अब क्या होगा, मुझे आंसर दिखाई देगा बिकॉज अब हम जनरेट वाले ब्रांच के थ्रू जा रहे हैं। ये देखो, अब यहाँ पे नीड रिट्रीवल पे अगर आप जाओगे तो इट विल से फॉल्स, और यहाँ पे कोई डॉक्स नहीं होने चाहिए बिकॉज इस बार रिट्रीवल नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी, जस्ट इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट ये हमने बना लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने बने हुए वर्कफ्लो में एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, और वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आए हैं, हम हर डॉक्यूमेंट के बारे में ये पता करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेलेवेंट है या नहीं। और जो डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट होंगे हम उन्हीं को बचाएंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम एक रेलेवेंट डॉक्स बोल के की क्रिएट कर देंगे हमारे स्टेट के अंदर, और रेलेवेंट डॉक्स में हम वही डॉक्स एज इन डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे जो रेलेवेंट है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर इसी रेलेवेंट डॉक की के बेसिस पे हम आंसर जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको सराउंडेड ऑरेंज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हम लोग बनाने वाले हैं, और ये है उसका एग्जैक्ट लैंग्राफ वर्कफ्लो। ठीक है, डिसाइड रिट्रीवल से पता चला कि डायरेक्टली आंसर कर सकता है एलएलएम, या रिट्रीवल चाहिए। अगर रिट्रीवल चाहिए तो रिट्रीव होगा, और रिट्रीव होने के बाद हर डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट होंगे उनको हम स्टोर कर लेंगे, बाकियों को इग्नोर कर देंगे, और हमारा वर्कफ्लो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द नेक्स्ट इमीडिएट इम्प्रूवमेंट। लेट मी शो यू द कोड। सो अगेन मैंने कोड लिख रखा है, काफ़ी कुछ कोड बिल्कुल सेम है जो आपको मैंने पिछला कोड दिखाया उससे। जो जो नई चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो लाइब्रेरीज हमने सेम इंपोर्ट की है, डॉक्यूमेंट्स हमने सेम लोड किए हैं, टेक्स्ट स्प्लिटिंग बिल्कुल सेम है, वेक्टर स्टोर बनाना और रिट्रीवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बिल्कुल सेम है, एलएलएम को इंपोर्ट करना बिल्कुल सेम है। स्टेट में हमने चेंजेस किए हैं, हमने एक नया की ऐड किया है रेलेवेंट डॉक्स बोल के, विच विल बी अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल डॉक्स की तरह है, बट डॉक्स में सारे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेलेवेंट डॉक्स में सिर्फ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद ये है रिट्रीव डिसीजन वाला पूरा चीज़, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद ये है डायरेक्ट जनरेशन वाला नोड, ये भी बिल्कुल सेम है। ये है रिट्रीव वाला नोड, बिल्कुल सेम है। तो अभी तक ये ये और ये बिल्कुल सेम है, बस ये नई चीज़ ऐड हो रही है, तो इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका इज़ रेलेवेंट वाला नोड। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पाइडेंटिक स्कीमा बना दिया है जिसमें सिर्फ एक आपका फील्ड है इज़ रेलेवेंट बोल के, जो कि बूलियन है। यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू इफ़ डॉक्यूमेंट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन, एल्स फॉल्स। यहाँ पे हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना दिया है, यू आर जजिंग डॉक्यूमेंट रेलेवेंस, return JSON that matches this schema. A document is relevant if it contains information useful for answering the question. और हमने दोनों चीज़ें पकड़ा दी हैं, हमने क्वेश्चन भी पकड़ा दिया है और वो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट भी पकड़ा दिया है। इसके बेसिस पे वो ट्रू या फॉल्स हमें बता देगा। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की हेल्प से रेलेवेंस एलएलएम बोल के एलएलएम क्रिएट कर लिया है। ये रहा हमारा नोड का कोड, बहुत ही सिंपल है। हमने रेलेवेंट डॉक्स बोल के एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर लिया है, जितने भी हमारे डॉक्स रिट्रीव होके आए थे उसके ऊपर लूप चला रहे हैं और एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं, और हर डॉक्यूमेंट के लिए ट्रू या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए डिसीजन, तो हम उसको रेलेवेंट डॉक्स में स्टोर करते जा रहे हैं और रेलेवेंट डॉक्स स्टेट में स्टोर करते जा रहे हैं। दैट्स इट, दिस इज़ द कोड। ठीक है, उसके बाद राउट आफ्टर डिसीजन बिल्कुल सेम है। अगर रिट्रीवल चाहिए है तो हम रिट्रीव पे जा रहे हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे का कोड भी बिल्कुल सेम है, हमने बस ये नया नोड ऐड कर दिया और यहाँ पे ये नया एज ऐड कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। सो ये हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द CEO ऑफ एन एक्स आई आई। तो ऑब्वियसली पहले रिट्रीव में जाओगे, रिट्रीव से फिर इज़ रेलेवेंट में आओगे। तो देखो एक बार हम इसको चला के देखते हैं, अभी भी कोई आंसर प्रिंट नहीं होगा बिकॉज रिट्रीव करके हम जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो, उसके बाद नीड रिट्रीवल में ट्रू आ रहा है,
और अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं। सो आप ध्यान दोगे तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं। ये देखो, ये 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। ठीक है, 1 2 3 4। बार बार मुझे 3 क्यों लग रहा है, आई डोंट नो, बट है ये 4। 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, 4 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रेलेवेंट डॉक्स में कितना है। तो रेलेवेंट डॉक्स अगर आप चलाओगे तो अब आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जो कि है पहला वाला, जहाँ पे सच में बात की गई है कि सीईओ कौन है। बाकी की चीज़ें सिमेंटिकली क्लोज हैं बट दे आर नॉट रेलेवेंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज़ वाई वो सब इग्नोर हो गया और रेलेवेंट डॉक्स में सिर्फ फर्स्ट वाला आके स्टोर हो गया। अब जब भी हम फ्यूचर में कभी आंसर जनरेट करेंगे, हम इन चारों के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके बेसिस पे करेंगे। तो यू कैन ऑलरेडी सी कि हम कैसे नॉइस फिल्टर आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट। सो नेक्स्ट हम अपने करंट वर्कफ्लो में एक छोटा सा फीचर और ऐड करेंगे। सो इस पॉइंट पे हम यहाँ पर हैं कि रिट्रीव होने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फ़िल्टर कर पा रहे हैं रेलेवेंस के बेसिस पे, बट अभी तक हम आंसर जनरेट करके नहीं दे रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट यही करने वाले हैं कि अगर एटलीस्ट एक भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट निकला तो हम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आंसर करेंगे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट नहीं निकला तो हम सिंपली यूज़र को बोल देंगे कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वर्कफ्लो आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा इम्प्रूवमेंट है बट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सो अगेन एक नया पीस ऑफ कोड बट काफ़ी कुछ पिछले कोड से मैच करेगा। लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स को लोड किया, चंकिंग हो गई, एम्बेडिंग, वेक्टर स्टोर हो गया, एलएम को लोड किया। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट बोल के एक नया की ऐड किया है स्टेट में। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़ कि इस जगह पे हमारे जितने भी रेलेवेंट डॉक्स हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उन सबको हम मर्ज कर देंगे और उसी को हम कॉन्टेक्स्ट बुला रहे हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट प्लस क्वेश्चन हम अपने एलएलएम को देंगे और एलएलएम हमें जनरेट करके देगा हमारा आंसर जो हम यूज़र को दिखाएंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्लो। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया विच इज़ अ स्ट्रिंग। उसके बाद ये कोड आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये बता रहा है कि हमें रिट्रीव करना चाहिए कि नहीं। ये डायरेक्ट जनरेशन वाला पूरा नोड है, ये रिट्रीव करने वाला नोड है, ये वो वाला नोड है जो बताता है कि हर डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है या नहीं और रेलेवेंट वालों को फ़िल्टर करके रेलेवेंट डॉक्स में स्टोर करता है। ये नया है, ये कोड है आपका इसका जनरेट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिख दिया दैट यू आर अ बिजनेस रैग असिस्टेंट, आंसर द यूजर्स क्वेश्चन यूजिंग ओनली द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कोड बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रेलेवेंट डॉक्स में घुस करके कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। उसके बाद हम एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन दे रहे हैं और अपना कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, हमें उससे आंसर मिल रहा है और कॉन्टेक्स्ट भी हमको इसी स्टेप में मिल रहा है। और ये हमने एक और एडिशनल नोड क्रिएट कर दिया है, ये वाला नो रेलेवेंट डॉक्स। आई नो इस पॉइंट पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस नोड की क्या ज़रूरत है, यहाँ से डायरेक्टली एंड पे चले जाओ। इसकी एक ज़रूरत है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, बट फ़िलहाल हमने ये काइंड ऑफ एक एम्प्टी नोड बना रखा है जो सिंपली ये आंसर प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पहले का कोड है, ये नया कोड है। ये बेसिकली ये ब्रांचिंग क्रिएट करने का कोड है कि अगर आपका लेंथ ऑफ रेलेवेंट डॉक्स एक से ज़्यादा है तो जनरेट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट पे जाओ, अदरवाइज नो रेलेवेंट डॉक्स पे जाओ। उसके बाद ये आपके ग्राफ का कोड है और ये रहा आपका ग्राफ जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो मान लो हमने पूछा हु इज़ द सीईओ ऑफ नेक्सा एआई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, तो आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट एक रेलेवेंट डॉक निकल के आएगा और उस रेलेवेंट डॉक से आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, द सीईओ ऑफ नेक्सा इज़ आरव मेहता। अब यहीं पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ लूँ कि व्हाट इज़ द रिफंड पॉलिसी ऑफ नेक्सा एआई,
आप जाके डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिफंड पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्राइसिंग के बारे में लिखा हुआ है, रिफंड पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब हम इसको रन करेंगे तो हम दूसरे वाले ब्रांच में घुस जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा नो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फाउंड। ठीक है, तो दिस थिंग इज़ वर्किंग। आई होप आपको ये इम्प्रूवमेंट समझ में आ गया। अब एक क्विक क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ कि हमने ये एडिशनल नोड क्यों बनाया, ये कोई ख़ास पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप बहुत इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हो विथ अ वेब सर्च नोड। कि मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया बट एक भी डॉक्यूमेंट क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं आया। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि आप जाके झट से वेब पे सर्च कर सकते हो और फिर वेब सर्च से आप वापस इसी स्टेप पे आ जाओ, इज़ रेलेवेंट। सो वेब से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, हम उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं कि क्या उनमें से कोई रेलेवेंट है। अगर उनमें से कोई भी रेलेवेंट है तो हम जनरेट कर देंगे आंसर। तो ये भी एक एडिशनल स्टेप आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है उसके लिए मैंने कोड एक दे रखा है, आप नीचे लिंक में चेक करोगे रेपोजिटरी में तो आपको दिख जाएगा। ये कोड मैंने बना रखा है, यहाँ पे आप फ्लो देखो। इज़ रेलेवेंट, इफ़ इट इज़ नॉट रेलेवेंट, एक भी रिट्रीव डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रेलेवेंट, तो हम सबसे पहले क्वेरी रीराइट कर रहे हैं। क्वेरी रीराइट का मतलब हम वेब के हिसाब से क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और उस क्वेरी को वेब पे सर्च कर रहे हैं जिससे हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को हम वापस इस रेलेवेंट के पास ले जा रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या एक भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है। अगर है तो हम जनरेट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं और आंसर जनरेट कर दे रहे हैं। तो ये फ्लो आप कर सकते हो बहुत आसानी से। कोड मैंने दे दिया है, आप ट्राई कर लेना। बट गोइंग फॉरवर्ड हमारे सेल्फ रैग वाले आर्किटेक्चर में हम इस वेब सर्च वाले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मैंने आपको बस एक पॉसिबिलिटी बताई, दैट इज़ वाई मैंने वहाँ पे एक प्लेस होल्डर नोड क्रिएट कर रखा है। आई रियली होप आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फ्लो में और हम ये फीचर ऐड करेंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो आंसर जनरेट हुआ है डॉक्यूमेंट से, रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट से, क्या उसमें हेलुसिनेशन हो रहा है कि नहीं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम चेक करेंगे कि जो आंसर जनरेट हुआ है वो पार्शली सपोर्टेड है, फुली सपोर्टेड है या नॉट सपोर्टेड है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इज एस यू पी नोड, इज सपोर्टेड नोड। ठीक है, इसके आगे का काम अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ये जानना चाह रहे हैं कि जो जनरेटेड आंसर है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू ग्राफ स्ट्रक्चर। यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब बस जो आंसर जनरेट हुआ है उसको हम भेज रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक एलएलएम बैठा हुआ है जिसको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ से निकला हुआ आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एलएलएम जज कर रहा है कि बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो जनरेटेड आंसर है वो हेलुसिनेट कर रहा है कि नहीं, क्या उसमें कोई भी फैक्ट्स एलएलएम ने खुद से फैब्रिकेट तो नहीं किए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। तो लेट मी शो यू द कोड। सो अगेन पूरा फ्लो सेम है। यहाँ पे हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, डॉक्यूमेंट्स लोड कर लिए, टेक्स्ट स्प्लिटिंग, एम्बेडिंग, एलएलएम। ग्राफ के स्टेट में अगर आप देखोगे तो दो नई चीज़ें ऐड हुई हैं। पहला इज़ सपोर्ट बोल के की ऐड किया है जिसकी वैल्यू इन तीनों में से ही कोई एक होगी। और एक एविडेंस बोल के हमने लिस्ट बनाया है। यहाँ पे हम बेसिकली जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फैक्ट्स हैं ना उनको एक्सट्रैक्ट करके डालेंगे। ये अगर आप नहीं भी यूज़ करते एविडेंस वाली चीज़ तो भी काम चल जाता है। ये मैंने बस कोड डिबगिंग के हिसाब से ऐड किया है। इफ़ यू डोंट वांट इट यू कैन रिमूव इट, इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। उसके बाद रिट्रीवल होगा कि नहीं ये बिल्कुल सेम है। डायरेक्ट आंसर जनरेशन बिल्कुल सेम है। रिट्रीव करने का बिल्कुल सेम है कोड। रेलेवेंस फ़िल्टर बिल्कुल सेम है, हर डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है या नहीं बताया जा रहा है। जनरेट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है। नया है ये वाला जहाँ पे हम इस सपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इस सपोर्ट में हम पहले एक पाइडेंटिक स्कीमा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस सपोर्ट बोल के उसमें एक की होगा जो इन तीनों में से कोई एक होगा और एविडेंस होगा जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ एविडेंस ऐड करेंगे। ये रहा सिस्टम प्रॉम्प्ट। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ना ज़रूर। यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या करना है हमारे एलएलएम को। हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपना क्वेश्चन, अपना आंसर जो जनरेट हुआ है और जो कॉन्टेक्स्ट जो बना है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वाला एलएलएम बना लिया। ये हमारा मेन कोड है नोड के लिए। यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको इन्वोक कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग द क्वेश्चन, द आंसर, द कॉन्टेक्स्ट। और ये हमें पलट के बता रहा है
कि ये पर्टिकुलर जनरेटेड आंसर फुली सपोर्टेड है, पार्शली सपोर्टेड है या फिर नॉट सपोर्टेड है, और एविडेंस में हम एविडेंस को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफ का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। लास्ट में बस हमने क्या किया, ये एक नोड ऐड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया। मेन है कोड का आउटपुट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ दस नेक्सा AI हैव। इसका आंसर डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करते हैं तो लेट्स सी आंसर क्या आता है, और साथ में मैंने कुछ एडिशनल डिटेल्स भी प्रिंट की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो नीड रिट्रीवल ट्रू है। टोटल डॉक्यूमेंट्स फेच हुए शुरुआत में 4, उसमें से रेलेवेंट निकले 2। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि इस सपोर्टेड का जो वर्डिक्ट है वो है कि दिस इज़ फुली सपोर्टेड, मतलब हमारे आंसर में जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ही किए गए हैं। LLM ने खुद से कोई एविडेंस फैब्रिकेट नहीं किया है, क्योंकि आंसर ये है, नेक्सा AI हैज़ 85 ओवर 85 एम्प्लॉयज़। और एविडेंस क्या है, ये एविडेंस एक्सट्रैक्ट हुआ है कॉन्टेक्स्ट से। तो ये देखो, एम्प्लॉयज़ 85 प्लस, दिस इज़ द फर्स्ट एविडेंस। उसके बाद ये भी एक एविडेंस है, ये भी एक एविडेंस है। तो हमेशा हमारे एविडेंस के अंदर से ही आंसर आना चाहिए, एविडेंस के बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है। दैट इज़ वाई दिस आंसर इज़ फुली ग्राउंडेड इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नेक्सा AI's कंपनी कल्चर। ये मैंने बहुत ढूंढ के ये प्रॉम्प्ट निकाला है, बहुत एक्सपेरिमेंट करके। इस प्रॉम्प्ट में आप नोटिस करोगे कि जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट पार्शियली सपोर्टेड होगा। क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, पार्शियली सपोर्टेड है, ये पूरा एविडेंस है, ये हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब अगर आप एविडेंस को पढ़ोगे वीडियो पॉज करके और आंसर को पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे LLM ने ना थोड़ा सा फ्रीडम ले लिया है और खुद से कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब जैसे मुझे फ़िलहाल तो डायरेक्टली देखने में नहीं समझ में आ रहा है, बट एक बार आप वीडियो पॉज करके देखना, यू विल नोटिस कि देर आर सर्टेन थिंग्स जो एडिशनल ऐड कर दिए हैं LLM ने अपने बेसिस पे, एविडेंस के बाहर भी। दैट इज़ वाई इसको पार्शली सपोर्टेड बताया जा रहा है इज़ सपोर्ट नोड के थ्रू। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट एक और प्रॉम्प्ट, और वो है कि क्या नेक्सा AI का कोई फ्री ट्रायल है कि नहीं, अगर है तो कितने डेज़ का है। ठीक है, अगेन ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड किए हैं। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सो एविडेंस में कुछ भी हमने कैप्चर नहीं किया, मतलब हमने जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स निकाले उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं की गई है जो इस क्वेश्चन के अराउंड हो। और आंसर देखो क्या निकल के आया है, यस नेक्सा AI प्लान्स इंक्लूड अ फ्री ट्रायल विच लास्ट फॉर 14 डेज। अब हुआ क्या है कि हमारे मॉडल को कोई भी फैक्ट कॉन्टेक्स्ट से नहीं मिला, लेकिन उसको आंसर करना था। तो उसने प्रेशर में क्या किया, अपने पैरामेट्रिक नॉलेज में जाके देखा, तो उसने शायद ये सीखा होगा अपनी ट्रेनिंग के दौरान कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स दे हैव अ फ्री ट्रायल एंड दैट फ्री ट्रायल इज़ फॉर 14 डेज। तो वही उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बट अच्छी बात क्या है कि सिंस अब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वी आर एबल टू से दैट दिस कम्स अंडर नो सपोर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम हेलुसिनेशन डिटेक्ट कर रहे हैं और कर पा रहे हैं। सो गाइज, अब हमें इस नोड के पास ये तो पता चल गया है कि जो आंसर जनरेट हुआ है वो हेलुसिनेट कर रहा है कि नहीं। अब इस चीज़ के बेसिस पे हम आगे की डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अगर हमारा आंसर फुली सपोर्टेड है तो हम उस आंसर को फ़िलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने वर्कफ्लो को एंड कर देंगे। बट अगर हमारा आंसर पार्शली सपोर्टेड है या फिर नॉट सपोर्टेड है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे बाय द नेम ऑफ रिवाइज आंसर। और इस रिवाइज आंसर नोड का पर्पस बहुत सिंपल है कि उसको गिवन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आंसर को इस तरीके से इम्प्रूव करना है कि फिर कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिकेटेड फैक्ट ना रहे, जो भी फैक्ट्स रहे वो डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से ही आए। अब एक बार रिवाइज आंसर अपना काम कर लेगा, उसके बाद हम वापस नए जनरेटेड आंसर को फिर से पीछे भेजेंगे चेक करने के लिए कि जो नया आंसर हमें मिला है
क्या वो अब फुली सपोर्टेड है या पार्शली सपोर्टेड है या फिर नॉट सपोर्टेड है। तो इन अ वे हम यहाँ पे लूप कर रहे हैं, और लूप करने के साथ साथ रिस्क आता है इनफाइनाइट लूप का। ऐसा हो सकता है कि हम बार बार इसी लूप में फंस जाएं और कभी भी हमें फुली सपोर्टेड आंसर ना मिले। इन दैट केस हमारे पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए इस लूप को ब्रेक करने का, और मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है। हम मैक्स रीट्राइज बोल के एक काउंट रखेंगे कि हमने ये लूप कितनी बार चलाया। अगर हमने मान लो 5 बार से ज़्यादा चलाया तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और नॉट सपोर्टेड बोल के ही यूज़र को आंसर दिखा देंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द फ्लो जो हम नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो कोड मैंने फिर से लिख रखा है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई, डॉक्यूमेंट्स लोड हो गए, चंकिंग हो गया, वेक्टर स्टोर बन गया, एलएलएम आपका कॉल हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा ये एक नया वेरिएबल रीट्राइज बोल के, जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं कि हम कितने रीट्राइज ले रहे हैं। और इसके बाद आगे का जो कोड है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। डिसाइड कर रहे हैं कि रिट्रीवल होना चाहिए कि नहीं, डायरेक्ट जनरेशन कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, रेलेवेंस फिल्टर है ये हर डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद जनरेट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ तक भी सब ठीक है। उसके बाद इस सपोर्टेड चेक कर रहा है कि आंसर सपोर्टेड है या नहीं, यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब आता है ये जो नया कोड है, तो ये हमारा रिवाइज प्रॉम्प्ट है। इसमें हम बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं दैट यू आर अ स्ट्रिक्ट रिवाइज़र, और आप क्या करो कि आप आंसर को इस तरीके से मॉडिफाई करो कि वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही लिखा हुआ हो, ठीक है। हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन, करेंट आंसर एंड कॉन्टेक्स्ट, और इससे हमें पलट के मिल रहा है नया आंसर एज इन रिवाइज्ड आंसर। और रीट्राइज में हम क्या कर रहे हैं कि हर बार जितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है हम रीट्राइज में एक ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का कोड भी बहुत सिमिलर है। यहाँ पे बस हमने क्या किया कि ये रिवाइज आंसर वाला नोड ऐड कर दिया, और रिवाइज आंसर को हमने वापस कनेक्ट कर दिया इस सपोर्टेड के साथ, जिससे हमें ये पर्टिकुलर लूप मिल गया, ठीक है। और लूप में एक ब्रेकिंग कंडीशन भी आ गई। और अब देखो गाइस, इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन जब हमने लास्ट प्रेजेंट किया था तो हमारे मॉडल ने बोला था पार्शियली सपोर्टेड। तो मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है। एंड यू कैन सी गाइस, अब हमें इस सपोर्टेड में फुली सपोर्टेड आ रहा है, और हमारा जो आंसर है वो भी काइंड ऑफ ट्रिम डाउन हो गया है, और वो बिल्कुल एविडेंस के बेसिस पे ही है। तो ये हमने काइंड ऑफ एक बहुत स्ट्रिक्ट रिविजन इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से अब आपका आंसर हेलुसिनेट नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो कि ये रिवीजन में हमें कितना टाइम लगा, तो यू कैन सी हमने एक रीट्राई मारा, और उसी एक रीट्राई में हमने अपने आंसर को पार्शियली सपोर्टेड से फुली सपोर्टेड बना दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट द इज सपोर्टेड सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड, वी नो कि हमारा आंसर हेलुसिनेट कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो हम उसको ठीक कैसे करें। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो सेल्फ रैग आंसर करता है, और वो क्वेश्चन है कि जो आंसर जनरेट होके आया है क्या वो यूज़फुल है या नहीं। तो अब हम इस यूज़ वाले नोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर। इज सपोर्टेड से अगर फुली सपोर्टेड आंसर हमें मिलेगा तो उसको हम इज़ यूज़ के पास लेके जाएंगे, और इज़ यूज़ के बेसिस पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी है कि आंसर इज़ यूज़फुल, इन दैट केस हम एंड कर देंगे अपने फ्लो को। और अगर यूज़फुल नहीं है तो उस केस में भी फ़िलहाल हम इस डमी नोड के पास जाएंगे, नो आंसर फाउंड, बट फिर यहाँ से भी हम एंड ही कर देंगे, ठीक है। अब आई नो आपको वियर्ड लग रहा होगा कि अगर दोनों ही केसेस में हमें एंड करना है तो हमने दो पाथ क्यों बनाए। दो पाथ इसलिए बनाए बिकॉज आगे चल के हमें यहाँ पे एक लूप इम्प्लीमेंट करना है, तो वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फिलहाल बस ऐसे समझो कि इज़ यूज़ वाला जो नोड है वो एक एलएलएम से पूछेगा कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा जनरेटेड आंसर है, सोच के बताओ कि क्या ये आंसर इस क्वेश्चन को
जस्टिफाई करता है कि नहीं। अब हमारा मॉडल या तो यूज़फुल बोलेगा या तो नॉट यूज़फुल बोलेगा, और इन दोनों के बेसिस पे हम दो अलग पाथ पे भेज देंगे हमारे कंट्रोल को, ठीक है। और दिस इज़ द लॉजिक। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है। अगेन कोड बिल्कुल सेम है बहुत हद तक, और ये सब कुछ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस आप देखोगे कि ये दो नई चीज़ें हमने स्टेट में ऐड की हैं। एक है इज़ यूज़ बोल के, जिसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यूज़फुल होगा या तो नॉट यूज़फुल होगा। और एक साथ में हम रीज़न भी अटैच करेंगे कि यूज़फुल है तो क्यों है, यूज़फुल नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, रिट्रीव करना भी बिल्कुल सेम है, रेलेवेंस फ़िल्टर भी बिल्कुल सेम है, जनरेट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, ये हेलुसिनेशन फाइंड करने वाला भी बिल्कुल सेम है, और रिविजन वाला भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपका नया कोड आता है जहाँ पे हम एक पाइडेंटिक मॉडल बना रहे हैं इज़ यूज़ एंड रीज़न के लिए, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, यू कैन पॉज एंड रीड द सिस्टम प्रॉम्प्ट। और फिर हम एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के लिए एलएलएम बना रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना नोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नोड में सिंपली हम अपना क्वेश्चन और आंसर भेज रहे हैं, जो पलट के हमें ये दोनों वैल्यूज़ बता रहा है जिनको हम स्टेट में स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद का ये राउटिंग लॉजिक है कि अगर यूज़फुल है तो फाइनलाइज पे चले जाना। फाइनलाइज इज़ बेसिकली आपका एंड, और अदरवाइज नो आंसर फाउंड पे चले जाना, ठीक है। तो अब अगर इस कोड को हम रन करें, दिस इज़ द ग्राफ स्ट्रक्चर जिससे आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा। अगर मैं अब सर्च करूँ हु इज़ द सीईओ ऑफ नेक्सा एआई, तो वी आर गेटिंग दिस आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस सपोर्टेड में फुली सपोर्टेड है, ये रहा हमारा एविडेंस, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। यूज़फुलनेस स्टेटस देखो, यूज़फुल है, और ये रहा रीज़न। द आंसर डायरेक्टली प्रोवाइड्स द नेम ऑफ द सीईओ ऑफ नेक्सा एआई, ठीक है। यही अगर हम डाल दें एक ऐसा क्वेश्चन जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लेट्स से व्हाट इज़ द refund policy of Nexa AI. So you can see is support is no support, final answer is no answer found, and usefulness status is not useful because हमने ये कोड कर रखा है कि अगर आपका आंसर नहीं आता है मल्टीपल रीट्राइज करने के बाद भी, तो वी आर लेबलिंग इट एज नॉट यूज़फुल, ठीक है, विच इज़ लॉजिकल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम यूज़फुलनेस को टेस्ट कर रहे हैं। अब हम यूज़फुलनेस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो डिसीजन मेकिंग सिंपल है। इस स्टेप में हमें पता चल जा रहा है कि हमारा जो आंसर जनरेट हुआ है वो यूज़फुल है या नहीं। अब अगर यूज़फुल है तो बहुत सिंपल है, हम सिंपली अपने वर्कफ्लो को एंड कर देंगे, ठीक है। बट अगर यूज़फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को यूज़फुल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है जो यूज़र ने हमसे पूछा है उसको रीराइट करेंगे। रीराइट क्यों करेंगे, सो दैट हम री रिटन क्वेश्चन के बेसिस पे पीछे जाके फिर से नए डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर पाएँ, जो कि ज़्यादा बेटर हो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और यहाँ से हम फिर से पूरा फ्लो रिपीट करेंगे। फिर से हम नए डॉक्यूमेंट्स फेच करके लाएंगे, पता करेंगे उनमें से कितने डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं, सिर्फ उनको ही रख के एक आंसर जनरेट करेंगे। आंसर को चेक करेंगे कि वो हेलुसिनेट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम फिर से यहाँ पहुँचेंगे और पता करेंगे कि क्या वो यूज़फुल है या नहीं, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। बट अगेन सिंस इट इज़ अ लूप, तो इसको तोड़ने का भी लॉजिक होना चाहिए। तो तोड़ने का लॉजिक फिर से क्या है, हम मैक्स रीट्राइज बोल के यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेके चलेंगे। जहाँ पे 5 या 10 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो रहा है तो हम ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके हम यहाँ भेज देंगे नो आंसर फाउंड के पास, और नो आंसर फाउंड से हमारा वर्क फ्लो एग्जिट कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पूरा फ्लो कैसे जा रहा है। तो अब मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। सब कुछ सेम है, जो जो चीज़ें अलग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ये दो नए कीज़ ऐड किए हमारे स्टेट में। एक है हमारी रिट्रीवल क्वेरी। तो जैसा मैंने बोला, आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन को रीराइट करना है, तो री रिटन क्वेश्चन को ही हम रिट्रीवल क्वेरी बुला रहे हैं। और रीराइट ट्राइज इज़ बेसिकली दिस मैक्स ट्राइज, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, ये नोड बिल्कुल सेम है, ये भी नोड बिल्कुल सेम है,
यहाँ पे एक चेंज है रिट्रीव वाले नोड में। रिट्रीव वाला जो नोड है वहाँ पे अब हम क्वेश्चन के बेसिस पे रिट्रीवल ना करके हम रिट्रीवल क्वेरी के बेसिस पे रिट्रीवल करेंगे। ठीक है, ये बड़ा चेंज है। उसके बाद रेलेवेंस फिल्टर सेम है, जनरेट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट सेम है, हेलुसिनेशन फाइंड करना सेम है, एक्सेप्ट आंसर अभी भी सेम है, रिविजन सेम है, इज़ यूज़ डिसीजन सेम है। ये है नया, जहाँ पे हम ये वाला काम कर रहे हैं, रीराइट क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिट्रीवल क्वेरी बोल करके एक फील्ड बना ली और वहाँ पे हमने बोल दिया री रिटन क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेक्टर रिट्रीवल अगेंस्ट इंटरनल कंपनी पीडीएफ। अगेन आप इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ लो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रीराइट द यूजर्स क्वेश्चन इनटू अ क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेक्टर रिट्रीवल ओवर इंटरनल कंपनी पीडीएफ। कीप इट शॉर्ट, प्रिजर्व की एंटिटीज, ऐड 2 to 5 हाई सिग्नल कीवर्ड्स। और हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अपना क्वेश्चन, प्रीवियस रिट्रीवल क्वेरी और जो हमारा आंसर अभी जनरेट हुआ था। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वाला एलएम बना लिया और उसको हम यहाँ पे भेज रहे हैं। और इससे हमें मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं। पहला मिल रहा है नया रिट्रीवल क्वेरी, फिर कितने ट्राइज हमने मार लिए वो हम अपडेट करते जा रहे हैं। और इनको आप नहीं भी भेजोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवाइज करने का कोड रिट्रीवल क्वेरी को। उसके बाद यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ग्राफ बिल्ड किया है जो अब कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और फाइनली अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना स्टेट इनिशियलाइज करते टाइम क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, साथ में रिट्रीवल क्वेरी भी भेज रहे हैं। सो शुरू में जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा रिट्रीवल क्वेरी भी है, बट आगे चल के ये मॉडिफाई होता रहेगा अगर हमारा आंसर यूज़फुल नहीं रहा तो। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को प्रिंट करके देख रहे हैं। तो लेट्स से हमने ये क्वेश्चन पूछा, डिस्क्राइब नेक्सा एआई's कंपनी कल्चर। तो अब इसको रन करने पे यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो, नीड्स रिट्रीवल ट्रू, रीराइट ट्राइज ज़ीरो, सपोर्ट के लिए एक ट्राई मारना पड़ा। रिट्रीवल का ये पूरा का पूरा है, टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स आए, उसमें से 2 रेलेवेंट निकले, ये रहे सोर्सेज जो हमने फेच किए। इज़ सपोर्टेड, फुली सपोर्टेड है, ये रहा एविडेंस, यूज़फुलनेस के हिसाब से यूज़फुल है आंसर, रीज़न बताया गया है, और लास्ट में ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब हमने फाइनली अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लिया एंड दिस एंटायर थिंग इज़ वर्किंग। ठीक है, मेरे पास अभी कोई ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे पहले आंसर यूज़फुल नहीं था बट बार बार रिट्रीव करने के बाद वो यूज़फुल हो गया। ऐसा मेरे पास फ़िलहाल मैंने ट्राई किया बट या तो यूज़फुल रह रहा था या तो यूज़फुल नहीं रह रहा था। तो आई वुड रिकमेंड एक बार आप इस कोड को टेस्ट करो और अलग अलग क्वेश्चंस पूछो और देखो कि पहले यूज़फुल आ रहा है और बाद में वो नॉट यूज़फुल हो जा रहा है। बट इन एनी केस जो फ्लो था वो हमने सही से बिल्ड कर लिया है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यही सेल्फ रैग का एसेंस है, कोर है, और इसको हमने लैंग्राफ में बहुत स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन के साथ बिल्ड किया। आई रियली होप मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा पाया कि सेल्फ रैग क्या होता है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और लैंग्राफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।